शाहबाद पहुंचे दुष्यंत चौटाला। सरकार पर साधा निशाना, गेहूं खरीद, कानून व्यवस्था और चुनाव आयोग के दुरुपयोग को लेकर उठाए सवाल। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला शाहबाद के गांव छपरा में कार्यकर्ता नाथीराम के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे और परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। इसके उपरांत जेजेपी युवा हल्का अध्यक्ष हिमांशु सूरजपुर के आवास पर चाय और चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीद और उठान व्यवस्था पूरी तरह विफल रही है। सरकार ने खरीद प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक और डिजिटल व्यवस्था लागू करने की बात कही, लेकिन इसके पीछे बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही व्यक्ति द्वारा सैकड़ों किसानों के फिंगरप्रिंट लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही तथ्यों के साथ मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में लूट मची हुई है और निजी बैंकों द्वारा करोड़ों रुपए खाए गए हैं। जेजेपी सरकार के समय 48 घंटे में किसानों के खातों में भुगतान डालने का प्रावधान किया गया था, लेकिन आज किसानों का भुगतान एक महीने तक रुका हुआ है। सरकार के पास लिफ्टिंग की भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास आज केवल 2 ही काम रह गए हैं, दिल्ली भ्रमण या फिर पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्य के दौरे। अपने काफिलों को रोके जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर आरोप है वही लोग जांच कर रहे हैं, उन्हें बुलाए बिना ही जांच पूरी कर दी गई। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हरियाणा से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी या रिटायर्ड जज से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेजेपी यूनिवर्सिटियां का भगवाकरण नहीं होने देगी। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर अपने मुताबिक फैसले करवाए गए। जिस प्रकार से पिछले दिनों गेहूं की खरीद हुई और जिस तरीके से गेहूं की खरीद के बाद उसकी उठान में सरकार के एक बहुत बड़ा फेलियर सामने आया है। सरकार ने आंकड़े तो दे दी कि 80 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं आया, मगर वहीं अगर हम उठाकर देखें तो इस बार हरियाणा के अंदर गेहूं की जो बुआई थी और जो फाल था वो कम था। सरकार ने टेक्नोलॉजी तो बड़ी इस्तेमाल करी, जैसे फिंगरप्रिंट्स भी लिए, गेट पास भी डिजिटल काटे, मगर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है और जल्द तथ्यों के साथ वो भी सैनी साहब को हम बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से 100 फिंगरप्रिंट एक ही आदमी के अलग अलग थड़ी खरीदने पे लगाए गए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश में जो लूट मचाई जा रही है वो किसी से छुपी तो है नहीं। आपने खुद देखा IDFC बैंक से में, कोटक बैंक में, वो न्यू बैंक में किस तरीके से करोड़ों रुपए हरियाणा के खाए गए। आज तो कह देते हैं पैसा वापिस आ गया। अगर पैसा वापिस आ गया तो फिर 2 IAS सस्पेंड क्यों करें? 6 के खिलाफ CBI ने इंक्वायरी की मांग क्यों करी? मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर उनके मंत्रालय ने आदेश जारी करे प्राइवेट बैंकों को पैसा देने के लिए, तो क्या स्वयं मुख्यमंत्री इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है? आज एक चीज साफ है, लॉ एंड ऑर्डर का तो तमाशा बन ही चुका, मगर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की बर्बादी जो स्टेट एक्सचेकर के है, ये नई एक आप कह दो तकनीक इस सरकार ने अपनाई है कि इस प्रदेश के पैसे को लुटाया जाए। और मैं ये तथ्यों के साथ आपको बता दूंगा कि 10 लाख से ज़्यादा मैट्रिक टन इस बार हरियाणा के परचेज के अंदर उत्तर प्रदेश के लोगों का आया है। जो लोग ये कहते थे कि एक दाना बाहर से नहीं आने देंगे, उनने प्लान तरीके से अपने चुनिंदा लोगों को दूसरी स्टेटों से अनाज लाने में परमिशनें दी है। अभी करनाल में एक FIR हुई है जहां 24 एकड़ के एक आदमी ने जीरी ईख बोई हुई है, गन्ना बोया हुआ, और उसके खेत में भी सैनी सरकार ने गेहूं दिखाकर उसकी प्रोक्योरमेंट करी। किसान को जो हमने 48 घंटे में पैसे देने का एक वातावरण बनाया था, आज वो पूरी तरह तहस नहस हो चुका। एक महीना हो गया किसान की गेहूं मंडियों में, परचेज सेंटरों में या ओपन फील्ड में पड़ी है। सरकार के पास लिफ्टिंग की व्यवस्था नहीं। ये तो मार दिए ठेकेदारों को कि तुम्हारे हर ट्रक का OTP आएगा गेट पास के साथ, रिसीविंग पे OTP आएगा। OTP का जोर दे रखा है, ना कि व्यवस्था बनाने का।
दूसरी ओर पर पूरे हरियाणा प्रदेश के सफाई कर्मचारी आज धरने पर हैं। यूपी के अंदर मिनिमम वेज बढ़ाया है, उनकी भी मांग है कि आपने और अधिकारियों की 8वीं वेतन आयोग लागू कर दी, आप इनके अंदर भी 8वीं वेतन आयोग लागू करो। मगर दिखता है सरकार की मंशा नहीं है। पैरेलली उनको कमजोर करने के लिए आज स्टेटमेंट दे दी कि हम ऑल्टरनेट रास्ता निकालें। जो लोग आपके पास एम्प्लॉयड है उनके वेलफेयर के बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। और मुख्यमंत्री के पास दो ही काम है, या तो दिल्ली भ्रमण या फिर पंजाब, बंगाल, असम, अलग अलग स्टेटों में जाकर भ्रमण करे। इस प्रदेश के आम नागरिक की उनको चिंता नहीं। सर, जिस तरह से आपके काफिले को रोका जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है, मगर परमानेंटली समाप्त नहीं किया जा सकता। हमने तो यही मांग करी थी हाईकोर्ट से कि जी ऐसे लोग इंक्वायरी कर रहे हैं जो इसमें लिप्त है, और हाईकोर्ट ने आज इस चीज को मानना है। एसपी का एफिडेविट ने तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि कंप्लेंट मेरी थी और मेरे को बुलाए बिना एसआईटी ने अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर दी, और माननीय हाईकोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन भी इशू कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी मांग है कि हरियाणा से बाहर इसकी इंक्वायरी हो और किसी अच्छी एजेंसी से इंक्वायरी कराई जाए या किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से इंक्वायरी कराई जाए, हम उस तथ्य पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने उस दिन कहा था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, कोर्ट से अपनी लड़ाई लड़ूंगा भी, जीतूंगा। मगर उन छात्रों का क्या? ये जो आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चीफ मिनिस्टर ने 12 बजे रात को फोन करके वीसी को उठाकर एफआईआर कराई, उसमें आरोप क्या था? कुर्सी तोड़ी। और उसी यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स ने, प्रोफेसर्स ने लिखित में हमारे लोगों को दे रखा है कि जो कुर्सियां टूटी है इसके इतने रुपए लगेंगे, हम भर देते। और उसके बाद नायब सैनिक को इतनी घबराहट है? क्या नायब सैनिक डर गया कि हम यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं? हमने एक चीज कही थी कि यूनिवर्सिटियों का भगवाकरण नहीं होने दे। यूनिवर्सिटी सबकी है। आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मुझे रोका नहीं जाता। आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करना चाहता हूँ, हर साल इंसो का प्रोग्राम होता है, रोका नहीं जाता। हरियाणा के अंदर ये नया कल्चर आ गया कि सिर्फ बीजेपी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, बीजेपी का कोई किसान मंडल हो, बीजेपी का कोई मजदूर मंडल हो, इनके तो रेगुलर शिविर चलते हैं। मगर चाहे इंसो हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एएसएपी हो, जो छात्र संगठन असलियत में उस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, उनको प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं दी जाए। ये दिखता है कि ये अब शिक्षा के साथ खेलने लगे। के अंदर तो इनने बंटवारा कर दिया, मगर शिक्षा के अंदर भी देखो जिस तरह के तथ्य हैं कि 12-12 घंटे मशीन होने के, ऑन रहने के बाद भी 90% उसमें बैटरी पाई गई। ये कैसे पॉसिबल है? इलेक्शन कमीशन ने आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 29 लाख गलत वोट काटे गए। ये तो मेरे कहीं भी बात तो नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खुद के हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में दी गई बात। ये साफ दिखता है कि जानबूझकर वहां पर चुनाव मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और दुरुपयोग कर कर अपने मुताबिक इस पे फैसले करवाए। आप फोटो वीडियो उठाकर देखो बंगाल की, कि बंगाल के अंदर पैरामिलिट्री जिस तरीके से लाव लश्कर लेकर खड़ी थी, इतनी तो इंडिया पाकिस्तान में जब पीछे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान माहौल खराब हुआ था तब एक्टिविटी नहीं दिखी कि 400 वज्र वेपन जो इंटेंसिव माओवादी माहौल में यूज करती थी पैरामिलिट्री, वो लाए हुए थे। लोगों पे दबाव तो था ही, और कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। चीज सबसे आग्रह करूंगा, शहरों की हालात आपने देख ली, विफल सरकार आपने देख ली, सरकार का इलाज बांटने के लिए अपने वोट की ताकत तो सर लगा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर तन तंदुरुस्त, मन तंदुरुस्त, तो आप सब तो मैं तंदुरुस्त। स्थिति क्या बढ़ी? अभी तो कल वहाँ बंगाल के बाद साइड इफेक्ट दिखे हैं, 2 जगह बम फटे हैं, सीरियस कंसर्न है। हम तो नेबरिंग स्टेट है, पंजाब में कुछ होता है तो उसका असर हरियाणा में दिखता है। लगातार सीएम है पंजाब का, वो मुझे लगता है कि आपको गंभीरता के साथ केंद्र सरकार को देखना। तो हरियाणा बद से बदहाल हालत है। सोनीपत में आपने देखा, वो एक 18 साल के बच्चे के पाँव में कैसे गोली मारी, मैंने तो आप लोगों की न्यूज से देखा। अब 18 साल के बच्चे को अगर इस तरह राउंड अप करके गोली मार दी जाए तो क्या ये गुंडागर्दी नहीं है?
और सिविल वर्दी के अंदर लोगों ने इस तरह का माहौल बना रखा है कि वो किसी तरह का लॉ अबाइड नहीं करते कर रही है। और मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में जो संगठन की ताकत हमने बढ़ानी है उसको और मजबूती से आगे लेके बड़े साथी है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथी थे, परमात्मा ने कैंसर जैसी बीमारी से उन्हें हमें हमारे बीच से ले लिया। मैं तो उनसे ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ अपने चरणों में उनको परिवार को